नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस श्रृंखला की हमारी ये तीसरी क्लास है जो कि ऑनलाइन सीटेट 2022-23 में होने वाली एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? उत्तर क्या है देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शारीरिक क्षेत्र भी नहीं होगा और सामाजिक क्षेत्र भी नहीं होगा। दोस्तों, ए और बी में से देख लीजिएगा, संवेगात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक क्षेत्र भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए विकास एक आयामी है। नहीं दोस्तों, एक आयामी तो विकास है नहीं। दोस्तों, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। नहीं दोस्तों, डी भी नहीं होगा। बी और सी में विकास की दिशा शीर्षगामी है, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बचता है, विकास की दिशा अधोगामी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का? नहीं दोस्तों, केवल शब्द जो है वो गलत है, केवल नहीं हो सकता। केवल वातावरण का, पुनः केवल आ गया दोस्तों, ये भी गलत है। विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विद्यालय और शिक्षा का, ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। दोस्तों, नहीं पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? नहीं पर। दोस्तों, क्या पूछ रहा है? प्राथमिक कारण नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए परिवार तो है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। और आस पड़ोस भी है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, इसीलिए गलत हो। समकक्षी ये भी है, इसीलिए गलत हो गया। सरकार ये नहीं है, इसीलिए सही है दोस्तों, इसीलिए सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकार प्राथमिक कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास,
सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर इसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का जो है दोस्तों वो क्या है? नैतिक विकास, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विकास, ये भी गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकास और व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास गलत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का सही, प्रश्न नंबर 5 का दोस्तों सही उत्तर जो होगा दोस्तों व्यक्तिगत विकास, ये गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकास, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक विकास, ये लेव वाइगोत्स्की का है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट दिया है दोस्तों इन्होंने। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहण को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्र किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी संवेदी चालक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तो है नहीं दोस्तों। अमूर्त भी नहीं है दोस्तों और संवेदी भी नहीं है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता। ये नहीं होगा दोस्तों, केंद्रीयता नहीं होगा, केंद्रीयता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में देख लीजिए क्या है प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? समायोजन भी नहीं होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। किसमें होता है दोस्तों? सीखना संदर्भ में होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोगतिशील, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बी मनोलैंगिक, ये सिगमंड फ्राइड की है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी और डी में देख लीजिएगा क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारात्मक। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक होगा नहीं दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सही है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है। क्या करती है? ढालती है। तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? किस नीति का प्रयोग कर रही है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। ए सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, ये तो दोस्तों होगा नहीं। अंतर पक्षता का प्रदर्शन, अंतर पक्षता का प्रदर्शन, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी पाड़, स्कैप फोल्डिंग, ये सही है दोस्तों। डी तब भी देख लेते हैं विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना नहीं दोस्तों, द्वंद्व पैदा करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है? नहीं दोस्तों, बी तो होगा नहीं दोस्तों, बी बिल्कुल नहीं होगा।
विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही लग रहा है दोस्तों, तभी डी देख लेते हैं। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है और बी भी गलत हो गया। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। नहीं दोस्तों पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 डैश। प्रश्न नंबर 11 डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या ए अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक। नहीं दोस्तों, ये आर्किटेक्चर में होती है दोस्तों, जो होते हैं उनमें। तार्किक, गणितीय, ये भी नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल दोस्तों, ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। नहीं दोस्तों, एक तरह की भाषा नहीं, भी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। 12 का भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी देखते हैं, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित होगा दोस्तों, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित दोस्तों। पेन का थोड़ा क्लियर है इस समय। ऑप्शन नंबर डी बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं दोस्तों, बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर स्थायित्व, ऑप्शन नंबर बी जेंडर पहचान, ऑप्शन नंबर सी जेंडर समानता, ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़वादिता। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर प्रश्न नंबर 13 का, प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा जेंडर स्थायित्व। तो दोस्तों है नहीं, जेंडर पहचान भी नहीं है और जेंडर समानता भी नहीं है दोस्तों, जेंडर समानता भी नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर स्टीरियो टाइप दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? क्या शामिल है? एक नंबर, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही लग रहा है। शिक्षकों द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, ये भी सही है। और तीसरा है दोस्तों, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। नहीं दोस्तों, लेबलिंग और श्रेणीबद्ध हम नहीं कर सकते दोस्तों, तो तीसरा तो गलत हो गया। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। नहीं दोस्तों, ये सही है दोस्तों, ये सही, चौथा सही है दोस्तों, चौथा सही है दोस्तों, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना दोस्तों। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 1, 2,
और 4, 1 2 4, 1 2 4। प्रश्न नंबर 14 का ए सही है, पहले में ही 1 2 4 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, 15 का ये गलत हो जाएगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं दोस्तों, केवल शब्द यहाँ फिर आ गया, गलत हो गया दोस्तों। तो ए भी गलत और बी भी गलत। सी देखते हैं दोस्तों क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। दोस्तों विकास का अनुकूलन करना सही है दोस्तों। तब डी और देख लेते हैं क्या, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। केवल शब्द फिर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही सही है हमारा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। सी और डी भी गलत हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ाना नहीं होगा, बढ़ावा होगा दोस्तों, बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, 17 का ये तो गलत हो जाएगा, 17 का बी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं दोस्तों क्या है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों, 1 2 3 में शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। दूसरा तो सही हो गया दोस्तों। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तीसरा भी सही हो गया दोस्तों, तीसरा भी सही हो गया। शीघ्रता से सीखते हैं और याद रखते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 2 3 बनता है दोस्तों। 1 2 3 सी में है दोस्तों, किस में है, सी में। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक
प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों किस पर ध्यान देना है हमारे लिए? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए नहीं होगी। बी 3 आयामी नक्शे और चार्ट 3D, ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। सी देखते हैं दोस्तों क्या है 19 का। सी देखते हैं ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर, क्योंकि जिस बच्चे को दिख ही नहीं रहा है उसके लिए आप चित्र ही दिखाएंगे तो वो सही नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है अभिकथन। ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं क्या है दोस्तों। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और बी दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही सही है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं ए और बी की जगह दोस्तों यहाँ क्या होगा, आर होना चाहिए, या फिर यहाँ आर की जगह बी होना चाहिए, तो आर ही होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही दोस्तों। पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? योग्यता की कमी नहीं दोस्तों, ऐसा बच्चा योग्यता की कमी नहीं बताएगा दोस्तों, योग्यता की कमी नहीं बताएगा। तैयारी की कमी, ये भी नहीं बताएगा दोस्तों। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, अपने आप को गलत नहीं साबित कर सकता बच्चा, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। बुरी किस्मत, बिल्कुल सही, बैड लक बताएगा दोस्तों बच्चा, क्या बताएगा? बैड लक बताएगा, बुरी किस्मत कहेगा, किस्मत ही बुरी थी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 में 4 में क्या सही है? अन्वेषण को प्रोत्साहन करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ये तो सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके दोस्तों। तो 22 का ये भी सही हो जाता है दोस्तों, ये भी सही हो जाता है दोस्तों, दूसरा भी सही हो जाता है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये गलत है दोस्तों, तीसरा गलत हो जाता है, तीसरा हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। चौथा देखते हैं क्या है, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 और 4। 1 2 4 दोस्तों देखते हैं, ए में नहीं है, 2 में नहीं है, 1 2 4 सी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए ढालना, ऑप्शन नंबर बी क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर
सी सामाजिक पृथकीकरण, ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक रूप से प्रश्न करना युक्ति है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो, ढालना तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्रमबद्धता भी नहीं है, सामाजिक पृथकीकरणता करण भी नहीं है, एक ही बचा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है, एक दूसरे से प्रश्न पूछकर जो बच्चे याद करते हैं या पढ़ते हैं उसी को दोस्तों पारस्परिक रूप से प्रश्न करना या सहगामी अधिगम युक्ति कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट अनुदेशन, नहीं दोस्तों सी नहीं होगा, 24 का सी नहीं होगा। सक्रिय अनुकूलन ये भी नहीं होगा दोस्तों, व्यवहारवाद ये भी नहीं होगा, रचनावाद क्या होगा दोस्तों, रचनावाद। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनावाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कथन ए शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण यानी कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों 25 का ए तो सही हो जाता है। आर तर्क देखते हैं दोस्तों, क्या है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, आर भी सही हो गया दोस्तों। सही विकल्प चुने दोस्तों, ए भी सही और आर भी सही। ए देखते हैं दोस्तों, क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही दोस्तों। 25 का जो प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पहला ही आंसर सही दोस्तों। 2022 में जो सीटेट का दोस्तों जो एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अधिक देखने को मिले हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, नहीं दोस्तों, केवल शब्द जो है वो गलत आ गया, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। बी शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, नहीं दोस्तों, केवल शब्द यहाँ भी आ गया दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों 26 का। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, लग रहा है। तभी डी और देख लेते हैं, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है दोस्तों, यहाँ नहीं आ गया, ये गलत है, तो डी भी गलत हो गया। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया दोस्तों, 26 का सी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, परासंज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 3 मनन।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? परासंज्ञान भी होता है, विश्लेषण भी होता है और मनन भी होता है। 1 2 3 पहले ही ए में ही सही है दोस्तों, ए में सही है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन तीनों ही हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है अनीता। प्रश्न नंबर 28, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है। क्या दोस्तों? अध्यापिका है। अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट यानी कि बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं दोस्तों, विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 28 का ये तो गलत हो गया। बी, इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इसकी सूचना उसके माता पिता को दे। नहीं दोस्तों, राइट टू एजुकेशन में दोस्तों ये दंड अवैध है दोस्तों, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है 28 का। सी देखते हैं क्या है। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। बिल्कुल सही दोस्तों। अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके पर या विषय वस्तु पर पुनः चिंतन करें दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। नहीं दोस्तों, प्रत्येक बच्चा सीखने के लायक होता है। तो दोस्तों डी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या है। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। नहीं दोस्तों, ये तो बाह्य रूप से हो गया दोस्तों, बाह्य रूप से हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो फिर डी और देख लेते हैं दोस्तों 29 का। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 30। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, सीखने की गति डैश है। कैसी है दोस्तों? डैश है। पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। नहीं दोस्तों, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर नहीं हो सकती। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें भी पूरी आ गई, इसमें पूरी आ गई, या केवल आ जाती या सिर्फ आ जाती दोस्तों, तो ये गलत हो जाते हैं दोस्तों। सी देख लेते हैं। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की
पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तभी डी और देख लेते हैं, शायद इससे अच्छा हो। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र नहीं दोस्तों, ये तो सबसे गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। दोस्तों ये 30 प्रश्न थे। इन 30 प्रश्नों की संख्या आपको कैसी लगी और 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों 30 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो दोस्तों उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इसी के साथ अंत में हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा लें। तो इसी के साथ दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं 30 प्रश्नों का संकलन कैसा लगा। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।